प्यारे बच्चों नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। ठीक है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का चैप्टर 1 के अंदर पेज 8 पे कॉन्सेप्ट है WPI और CPI का। ठीक है, तो ये WPI और CPI इसके अंदर अपन देखेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ जो है पेज नंबर 8 पे वह मूल्य सांख्यिकी प्राइस स्टैटिक्स। ठीक है, ये मूल्य लिखा हुआ है। ठीक, मूल्य, यहाँ मुद्रा नहीं लिखा हुआ है। मॉनेटरी का अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन मूल्य है मतलब प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु आज सर 100 रुपये की है, 2 दिन बाद देखते हैं सर वो 120 रुपये की हो रही है। तो ये जो वस्तुओं के मूल्य में, प्राइसेज में, मूल्य, प्राइस है ना, मुद्रा नहीं है ये शब्द, क्या है, ये मूल्य है। ठीक है, तो ये वस्तुओं के मूल्य में जो चेंज हो रहा है इसी को यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, और यही WPI और CPI के रूप में अपने सामने आता है और इकोनॉमिक सर्वे में इसकी चर्चा है। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर किस किस तरह के क्वेश्चन इस पर आते हैं उन पर चर्चा अपन करते हैं। पहले पैराग्राफ से संबंधित जो है वो 4 कॉन्सेप्ट अपने सामने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि कीमतों, प्राइसेस में परिवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं। कारण होते हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन होते हैं। आर्थिक कैसे, जैसे मैं बता रहा था कि भाई हम तेल का आयात ही महंगा कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जैसे अपन इंपोर्ट करते हैं तो वो प्रति बैरल, एक बैरल 159 लीटर का होता है। तो मान लो उसी इंपोर्ट की कीमत ही ज़्यादा आ रही है, तो अपने सीधी सी बात है देश में जो तेल बिकेगा वो महंगा बिकेगा। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण कैसे, जैसे अपन देखते हैं कोविड महामारी, समाज में किसी क्षेत्र के अंदर दंगे फैल जाते हैं तो वहाँ सप्लाई रुक जाती है, सप्लाई रुकते ही प्राइसेस की डिमांड बढ़ जाते हैं, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, राजनीतिक कारणों से जैसे अपन देखते हैं रूस यूक्रेन संकट हो गया, अभी वर्तमान में जो अपन जैसे देख रहे हैं रेड सी क्राइसिस देख रहे हैं ना, लाल सागर संकट, उसमें क्या है, यमन भाग के अटैक कर रहा है किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। तो ये सारा जो रेड सी क्राइसिस है ये आज वर्तमान में देख रहे हैं। इससे पहले रूस यूक्रेन, रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखा अपन ने, इसराइल फिलिस्तीन जो क्राइसिस था वो देखा अपन ने, और वर्तमान में रेड सी क्राइसिस ये है ना। इन कारणों से भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर क्या, जैसे अपन पेट्रोल देखते हैं या डीजल देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरे भारत में एक समान प्राइसेस बढ़ते हैं करते हैं। ठीक है ना, मतलब प्राइसेस बढ़ते तो कुछ राज्यों के अंदर अपन देखते हैं सस्ता मिलता है, कईयों में महंगा मिलता है। एक ही चीज़ का अलग अलग दाम राज्यों में, देश के विभिन्न राज्यों के अंदर अपन पाते हैं। तो इन कारणों से परिवर्तन होता है। मतलब वही सोशो पॉलिटिक इकोनॉमिक अपन इसमें जोड़ते हैं, इकोनॉमिक इधर आ गया, सोशल आ गया, पॉलिटिकल आ गया। हमेशा सोशो पॉलिटिक इकोनॉमिक कॉज, कोई भी चीज़ कि अपन वो कारण पूछे तो बहुत अच्छा तरीका होता है ये सोशल पॉलिटिक इकोनॉमिक कारण उसमें बता दें। गरीबी क्या कारण है, सोशल पॉलिटिक इकोनॉमिक है। असाक्षरता क्या कारण है, सोशल पॉलिटिक इकोनॉमिक। महिला सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा, क्या कारण है, सोशल पॉलिटिक इकोनॉमिक। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण। अब वहाँ उन कारणों को तोड़ दो ऐसे। भ्रष्टाचार क्या कारण हो गए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐसे। दूसरा अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं मूल्य सांख्यिकी के तहत किसका मापन किया जाता है। तो किसका मापन करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तरों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को, परिवर्तन नहीं, सापेक्ष परिवर्तन, रिलेटिव चेंज का मापन मूल्य सूचक के द्वारा किया जाता है। ये सापेक्ष परिवर्तन होता है क्या, देखो एक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट क्या होता है। रिलेटिव परिवर्तन क्या है, सापेक्ष परिवर्तन। जैसे मान लो ये गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, कार है, ठीक है, कार भी जो है ये चल रही है 100 किलोमीटर की रफ्तार से। अब दोनों की जैसे अपन अगर एब्सोल्यूट स्पीड देखें, निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब किसी से कोई संबंध नहीं है, तो इसकी एब्सोल्यूट स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 100 किलोमीटर पर आवर एब्सोल्यूट। तो ठीक है ना, एब्सोल्यूट। और रिलेटिव स्पीड कितनी, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि बी जो है ए की तुलना में कितना तेज चल रहा है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी 20 किलोमीटर प्रति आवर ज़्यादा है, या इसकी 20 किलोमीटर प्रति आवर कम है। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो जाता है, वो किसी के रिलेशन में बात होती है। सापेक्ष का मतलब किसी के सापेक्ष है वो, निरपेक्ष का मतलब वो किसी की तुलना ही नहीं है उसकी। तो ये होता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं रिलेटिव की। तो ये क्या, एक महीना पहले वस्तु के दाम 100 रुपये थे, आज 120 रुपये हैं, तो ये रिलेटिव चेंज किया, मतलब इससे रिलेशन अपन ने सेट किया एक महीने पहले वाले दाम से या एक साल पहले वाले दाम से। तो अपन बोलते हैं कि इसके अंदर ये बढ़ाव कितना हुआ है, तो अपन बोलेंगे ये 20, भाई जितना घटत बढ़त वो ऊपर, आधार मूल्य नीचे गुणा 100, यही है। तो अपन बोलेंगे वस्तुओं के मूल्य के अंदर 20% इंक्रीज हो गया एक महीने के अंदर अंदर, या यूँ कह लो एक साल के अंदर अंदर, जितना भी ये ड्यूरेशन हो उस साल के अंदर, ऐसे। तो ये रिलेटिव चेंज को मेजर करते हैं, है ना। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। क्या कारण है, क्या कैसे चेंज मेजर करते हैं, यूँ। मूल्य परिवर्तन की निगरानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, मूल्य पर, क्योंकि मूल्य परिवर्तन का सीधा असर आर्थिक नीति एवं नियोजन, क्या इंग्लिश में इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग पर पड़ता है। पॉलिसी एंड प्लानिंग, है ना, दो शब्द आ रहे हैं। पॉलिसी का तो मतलब क्या भैया,
ऐसा करो कि आज से ये जो जैसे क्या चीज़ होती है, देखो पहले तो समझो, अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों, आर्थिक नीति और नियोजन। आर्थिक नीति और नियोजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊँ कि प्याज जैसे अपन देखते हैं, प्याज यही मतलब रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक, दिवाली तक रुलाता रहता है। वही प्याज जो मई जून जुलाई में देखते हैं 2 से 3 रुपये किलो मिलता है, वो इस समय हो जाता है 200 से 300 रुपये किलो। तो सरकार क्या करती है कि इसका जो एक्सपोर्ट है, निर्यात जो है एक्सपोर्ट, ठीक है, उस निर्यात की नेगेटिव लिस्ट में इसको डाल देती है, निषेध लिस्ट के अंदर। निषेध लिस्ट बोलते हैं। निषेध मतलब का मतलब इन चीज़ों का निर्यात सरकार नहीं करेगी, देश से बाहर नहीं भेजेगी। निषेध लिस्ट में जमाखोरी जो है, जमाखोरी, तो जमाखोरी जो जिसको अपन बोलते हैं ना ब्लैक, मतलब होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग, उसके ऊपर सरकार रोक लगा देती है कि जमाखोरी नहीं करोगे आप प्याज की। फिर तीसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, करती है सरकार, वो मार्केट इंटरवेंशन करती है। मार्केट इंटरवेंशन है ना, बाजारी हस्तक्षेप करती है सरकार। क्या कि जैसे आपको दिखेगा कि गली गली के अंदर सरकार की तरफ से गाड़ी आई हुई है, जैसे कॉन्फेड सहकारिता विभाग की तरफ से आगे गाड़ी बेचेगी। दिल्ली में अपन देखते हैं अमूल डेयरी की तरफ से दिया जा रहा है प्याज, तो सरकार हस्तक्षेप करती है। दुकान पे लेने जाओगे तो 200 रुपये किलो, और वही आपको 50 रुपये किलो देगी वो गाड़ी जो आके दे रही सरकारी गाड़ी। ऐसे कॉन्फेड की आती है, जैसे राजस्थान जयपुर के अंदर ही सहकारिता की। तो ये अपन ने देखे, तो 1 2 3 ये निर्णय होते हैं। निर्यातों को निर्यात लिस्ट में, नेगेटिव लिस्ट में डाल देते हैं, जमाखोरी पे प्रतिबंध लगाते हैं, और मार्केट इंटरवेंशन सरकार करती है। ये दो तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। अब जैसे मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था, बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी में अपने ये पढ़ा था, जमाखोरी पे दंड दिया जाना, सरकार की तरफ से प्राइस फिक्स किए जाते हैं चीज़ों को। देख लो आज भी कितनी रेलिवेंस है इन चीज़ों की, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है। अब देखो इनको पॉलिसी और प्लानिंग में कैसे डालें। देखो पॉलिसी बनाई ना अपन ने कि निर्यात रोकेंगे, जमाखोरी रोकेंगे, मार्केट इंटरवेंशन, ये पॉलिसी तत्काल इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। जो डिसीजन तत्काल इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं वो पॉलिसी है। प्लानिंग क्या है, अच्छा ठीक है यार, जैसे प्याज अपन देखते हैं कि ये सीज़न में अपने को मई जून के अंदर मिलता है, तो ये जायद फसलों के अंदर के रूप में मतलब इसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ, है कि नहीं। तो जैसे रबी सीजन खत्म होने के बाद थोड़ा सा जो रकबा है वो रकबा बढ़ाया जाए, है। तो कहने का मतलब जो एरिया अंडर रकबा, जो एरिया अंडर इसके क्रॉपिंग का जो एग्रीकल्चर एरिया है, जितने एरिया में इसको करते हैं अपन, उसको बढ़ाओ। तो अब ये तत्काल तो हो नहीं सकता ना कि अभी बढ़ा दिया और लॉबी उगा दिया और अगले दिन प्याज आ गया, नहीं। तो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, जबकि पॉलिसीज के जो डिसीजन हो तत्काल अमल में लाए जाते हैं। अरे निर्यात हो रहा है, कल को 2 ट्रक और जाएंगे या 2 जहाज और जाएंगे तुर्की को, नहीं, अब निर्यात लिस्ट के नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, निर्यात नहीं होएगा, रोक दिया गया तत्काल निर्यात। ऐसे तो पॉलिसी तत्काल इंप्लीमेंट होती है, और प्लानिंग में एक लंबा समय लगता है, 1 से 2 साल इंप्लीमेंट होने में। समझ गए। तो ये चीज़ है ऐसे। तो इकोनॉमिक, आर्थिक नीतियों में नियोजन में मदद मिलती है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग के अंदर, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। फिर ये 2 तरह के इंडेक्स अपन देखते हैं, एक तो थोक को, एक खुदरा। थोक को होलसेल और ये रिटेल। जैसे अपन आप गए हैं देखा, ये अपने यहाँ जैसे मंडी में आप जाओगे तो हम थोक के व्यापारी हैं, फिर आप गलियों में दुकान देखोगे वो खुदरा व्यापारी हैं, ठीक है। तो थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। फिर खुदरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। थोक का मतलब है जो भाव मंडी में होते हैं, ठीक है, और खुदरा भाव जो भाव अपन कहाँ देखते हैं, गलियों में देखते हैं। गलियों में भाव होते हैं। जैसे आपको टमाटर लेने थे गली में, तो टमाटर बेचने वाला रेडी के अंदर आए हैं, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, फिर आपने और यार सब्जी बनानी, चलो भिंडी टमाटर लिए हैं, तो बोला कि भैया क्या भाव दे रहे हो भिंडी। बोला कि भैया भिंडी में सर 80 रुपये किलो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलो, यार मंडी में तो 60 रुपये किलो दे रहे हैं, तो जाओ ना जाके ले आओ मंडी में, है। तो मंडी में आप जाके बोलोगे कि भैया मुझे भिंडी दे दो, कितनी, 1 किलो, नहीं, कम से कम आप हमसे ले जाओ 100 किलो, हम तो नहीं देंगे 1 किलो, वो थैली बंधी हुई है पूरी, वो ले जाओ पूरी की पूरी, है कि नहीं। तो ये तो खुदरा का मूल्य क्या है, गली का, और थोक का मूल्य क्या है, मंडी का भाव। ऐसे समझ गए। तो ये है अपने थोक एंड खुदरा। थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, होलसेल, और जो अपन देखते हैं रिटेल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है रिटेल को नापता है, ठीक है, रिटेल वालों को। तो अब ये सर है कि रिटेल वालों को कंज्यूमर क्यों बोला, क्योंकि कंज्यूमर की पहुंच में जो होता है ना वो रिटेल व्यापारी होता है। मैंने क्या बोला, कंज्यूमर की जो पहुंच में होता है वो रिटेल व्यापारी होता है, वो होलसेल व्यापारी कंज्यूमर की पहुंच में नहीं होता है ना। होलसेल व्यापारी रिटेलर की पहुंच में होता है। होलसेल वाला बेचता है किसको, रिटेलर को, और रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। ये तो अपन देखते हैं, आप मंडी में लेने गए आपको देगा ही नहीं 1 किलो, ऐसे चाहने पे भी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो होलसेल का व्यापारी है। ये रिटेलर का संबंध क्यों है कंज्यूमर से, क्योंकि ये कंज्यूमर की आवश्यकता की पूर्ति यही कर सकता है जितनी मात्रा में उसको चाहिए, ये चीज़ है।
तो इसलिए अपन को ये जो रिटेल वाले प्राइस हैं ये इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो होलसेल वाले को सीधा अपन ने बोल दिया WPI, तो इसको सर ये रिटेलर को अपन RPI क्यों नहीं बोलते, रिटेल प्राइस इंडेक्स। भाई ये थोक की बात कर रहे हो आप या खुदरा की बात कर रहे हो तो रिटेल प्राइस इंडेक्स बोलो ना इसको। आप कंज्यूमर को क्यों ला रहे हो बीच में? कंज्यूमर को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर की आवश्यकता की पूर्ति ये रिटेलर करता है। देख लो वो भिंडी वाला एग्जाम्पल, पसंद नहीं आ रहा मेरा एग्जाम्पल, ट्राई करके देख लेना अभी एक बार बाजार में जाके, पता लग जाएगा यूँ। तो रिटेलर प्राइस इंडेक्स नहीं बोला अपन ने, उसको बोला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि कंज्यूमर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू रिटेलर। समझ गए, ये चीज थी अपने। तो ये पहला पैराग्राफ है अपना पेज 8 के ऊपर, मूल्य सांख्यिकी से रिलेटेड जो 4 चीजें उस पैराग्राफ के अंदर कर रखी है, चर्चा वही है। अगला पैराग्राफ जो अपन देखते हैं वो है राजस्थान में मूल्य। यहाँ बात करें राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी, अभी बात करिए अपने मूल्य सांख्यिकी प्राइस स्टैटिक्स, अब वर्ड उसके आगे और लग जाएगा राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी वाला पैराग्राफ क्या बोलता है, देखो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो देखो एक बार, है ना। राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी प्राइस स्टैटिक्स इन राजस्थान, इसमें क्या क्या चीजें देखो, भावों का संग्रहण किस संस्था के द्वारा किया जाता है, भावों का संग्रहण, जो WPI और CPI बनते हैं भावों का संग्रहण, तो क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जो है, तो इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है वो सांख्यिकी लिखना आना अपने को आना चाहिए। ठीक है, ऐसे बार बार मैं देखो समय समय पर शब्द बताता रहता हूँ आपको। जैसे कल परसों अपन ने जैसे देखा था 14 अगस्त VBC का दिवस, VBC और का VBC का दिवस, समझ गए ऐसे, है ना। तो जैसे ये वाल्मीकि, बिल्कुल मैंने वह भी बताया था आपको, वाल्मीकि ये वाल्मीकि ऐसे लिखा करो इनको वैसे। सांख्यिकी में पहले संख्या लिखते हैं, बस न ख या संख्या लिख दिया अपने। अब सांख्यिकी करना है तो संख्या तो संख्या ही रहेगा ना, इसमें क्या चीज़ आएगा, सा न आ गया, ये खी आ गया, खी मतलब सा न ख, ये आ गया और ये की, सांख्यिकी ऐसे आता है। तकनीकी बहुत पूछते हैं, दोनों बड़े, तकनीक बड़ी होती है ना, तकनीकी दोनों बड़ी ऐसे। रचयिता, रचयिता नहीं रचयिता, ये से। कवयित्री, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री ऐसे। तो इन शब्दों को लिखा करो बार बार। तो यहाँ पे आ रहा है सांख्यिकी, ठीक है। तो सांख्यिकी निदेशालय जो करता है, भावों का संग्रहण की अवधि, प्रकाशन की अवधि नहीं, संग्रहण की अवधि क्या है, साप्ताहिक है। लेकिन इसके ब्रैकेट में यहाँ लिख दो कि प्रकाशन की अवधि जो है ना वो कितनी है, वो मासिक है, मंथली है। यहाँ क्या समझा रहा हूँ मैं कि डेटा कलेक्ट तो अपन करते हैं, संग्रहण तो करते हैं साप्ताहिक आधार पे, लेकिन उनको फिर पब्लिश अपन करते हैं मंथली आधार पे। ठीक है ना, ऐसे। किस वर्ष से हो रहा है ये, 1957 से है। अरे यार इसको 1857 मत कर देना, 1857 से लड़ाई हुई जब से, नहीं 1957, 1857 के 100 साल बाद। तो आपको क्या ध्यान रह जाएगा, यार सर ने है ना उन भावों वाले चैप्टर में 1857 को घुसा दिया था, है कि नहीं। तो 1857 नहीं 1757, और प्लासी मत कर देना कि 1757, कि प्लासी का युद्ध कर दो, गड़बड़ हो जाएगी शक्तिमान। ओनली 1957, समझ गए। तो 57 की कोई भी चीज़ आए उसको 1857 से लिंक कर दिया तो देखो ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि एक पिक्चर बन जाती है दिमाग में कि सर भाव तेज हो गए, इधर खुदरा वाले ने अपनी तलवार निकाल ली, इधर इसने बंदूक निकाल ली है, रिटेल वाले ने, और ये दोनों लड़ मरे, ऐसे यही होता है। भाव ज़्यादा हो जाता है तो यूँ 1857। फिर कितने जिले से, अभी तो वर्तमान में देखो 33 जिलों से ले रहे हैं, लेकिन अब चूंकि राजस्थान में हो गए जिले 10 और संभाग हो गए 50, ऐसे। ठीक है ना, ये चीज़ है। ओके, फिर अपन जैसे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, औद्योगिक श्रमिक सूचकांक। देखो ये अभी औद्योगिक श्रमिक सूचकांक है ना ये, तो देखो औद्योगिक श्रमिक सूचकांक अपन जो CPI पढ़ेंगे ना उसमें अपन जैसे देखेंगे 4 तरह की लेबर्स आएंगी, उसमें सबसे पहला बिरदे आएगा औद्योगिक श्रमिक सूचकांक। तो इसको तो आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना, तो ये श्रम ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो, और लेबर ब्यूरो का ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, शिमला के अंदर अपने को नहीं करना है, समझ गए। ये नहीं क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो ये जो कार्यालय ना ये 28 फरवरी 2023 से ही कार्यालय चंडीगढ़ के अंदर स्थानांतरित हुआ है शिमला से। पहले शिमला में था, अब चंडीगढ़ में हो गया। इससे पहले के जितने भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे 2023-24 का अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो ये वहाँ कार्यालय शिफ्ट होने के बाद ये पहला इकोनॉमिक सर्वे छपा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए,
और जैसे जो कई मार्केट में चल रहा है ना कॉपी पेस्ट, जिनका इकोनॉमिक सर्वे चलता है, उनमें इस साल भी शिमला लिखा हुआ है, जो कवर पेज चेंज करते हैं और फिर बेचते हैं हमारे वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार वाले से पढ़ो, बहुत कुछ समझने को मिलता है। पुराने वाले से पढ़ लो शिमला शिमला शिमला, IAS प्री में क्वेश्चन आया हुआ 3 बार ही, तो उसमें आंसर शिमला ही है, ऑप्शन में चंडीगढ़ भी है, लेकिन उस समय तत्कालीन या 23 से पहले तो आंसर शिमला ही होना है ना, लेकिन अब शिमला मिर्च नहीं है आपका, आप चंडीगढ़ में आ गए, रोज गार्डन, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ है, ओके, ये चीज़ है। तो अपन पढ़ते हैं CPI में, बता रहा था CPI पढ़ेंगे, CPI में आएगा ये इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको बोलते ही हुए CPI IW, ये देखो ये लिखा हुआ ना CPI IW। तो C से कंज्यूमर, कौन सा, इंडस्ट्रियल वर्कर, और C से ही चंडीगढ़ के, वो पढ़ा होगा चंडीगढ़ के मेले में, ये गाना सुना ही होगा चंडीगढ़ के मेले में, तो ये चंडीगढ़ का मेला सुन लो भाई यहाँ पे, समझ गए, ये चीज़ है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो अपन ने यहाँ राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी देखी किस संस्था के द्वारा, देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या है कि मूल्य, यहाँ संस्था आ रही है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, ठीक है ना। इसमें जो अपन देख रहे हैं वो WPI से रिलेटेड सारा डेटा है, यहाँ CPI से रिलेटेड, CPI में भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर विशेष औद्योगिक श्रमिक, तो अभी CPI जब देखोगे और आ जाएगा, लेकिन उद्योग का संबंध किससे है, CPI IW का संबंध किससे, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय संग्रहण करता है, साप्ताहिक प्रकाशित करता है, मासिक, किस वर्ष से 1957 से कितने जिले, 33 जिले की 50, ठीक है ना। तो अभी औद्योगिक श्रमिक में अपन ने देख रहा लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, ओके। और फिर जैसे अपने राजस्थान के सेंटर्स आएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी और आएगा, ठीक है। उसमें इस ए का डबल रोल है, अभी अपन आगे देखेंगे, ये अजमेर नहीं है, ये अलवर है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये ए से अलवर है, ये अजमेर नहीं है, अलवर, अलवर लिखो और अजमेर भी लिखो, लेकिन अजमेर लिखकर क्या करो, काटो, जैसे शिमला कटा हुआ दिख रहा है, जैसे कई बार प्राइस होता है ना किसी वस्तु के मूल्य 80 रुपये, तो 80 को ऐसे लिखता हुआ काटता और फिर लिखता है 60 रुपये, है ना। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, और यार पहले 80 तो 60 हो गए, कम हो गए, ले ले। अगर ये नहीं दिखाया ना यार 60 थे पहले, पता नहीं पहले 40 की बिक्री हो, तो ये काटा हुआ क्या है, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है इससे कि हाँ मैं आपको इसका महत्व दिखा रहा हूँ, जो 60 रुपये का जो महत्व है कि ये कम है पहले से, ऐसे। तो शिमला का महत्व दिखेगा इससे, और यार पहले शिमला लिखूँ नहीं तो आपको पता ही चलेगा कि चंडीगढ़ हमेशा से था, ऐसे। तो ऐसे अजमेर लिख के काटेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा, हाँ यार पहले था अब नहीं, समझ गए, ऐसे, ओके। तो ये दूसरा पैराग्राफ ये है अपने पास। फिर जो अपन तीसरा पैराग्राफ देख रहे हैं इसी कंटिन्यूशन में, वो है राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। जैसे अपन देख रहे हैं भाई दो तरह के आएंगे, CPI WPI आएगा और CPI आएगा। तो पहले अपन देख लेते हैं किसको, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक WPI इन राजस्थान, ओके, चलो ठीक है। तो राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक WPI अपन देखते हैं, क्या आधार वर्ष है 1999, WPI की बात कर रहे हैं अपन। तो WPI मैंने आपको याद किया कैसे कराया था, WPI है, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स तो है। दूसरा अपन इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना अपन को विस्की पीओ इंडेक्स, ठीक है। तो विस्की पियो, तो मैंने विस्की पियोगे सर, नहीं पीऊंगा, वापस पूछा पियोगे सर, नहीं पीऊंगा, वापस पूछा पियोगे, नहीं पीऊंगा सर, बोल तो दिया आपको, ठीक है ना। तो टोटल कितनी बार पूछा सर, 3 बार पूछा आपने, तो 3 बार पूछा, ठीक है, और आपने मना किया, तो मेरी जो आपसे पूछने की जो ग्रेविटी थी वो कम होती चली गई है ना। तो ये विस्की पियो इंडेक्स 3 बार मैंने मना कर दिया, नो नो नो, पियोगे नो सर, पियोगे नो सर, पियोगे नो सर, 3 बार आपने नो कर दिया। तो मैंने भी वो नो को फिर अपने ठीक है, नहीं पी रहे तो नहीं पी रहे, अपनी इच्छा को ऑर्डर वो आप जो प्रेशर डाल रहा था वो मैंने कम कर दिया, 9 से वो 8 हो गया। ऐसे अपन को याद करना है, ठीक है। तो ये 9999 हो गया और ये 388 हो गया। तो 1999 तो इसका बेस ईयर है, और वर्तमान में जो राजस्थान के लिए जो आंकड़ा है वो 388 है, ऐसे अपन को याद रखना है। तो WPI इज विस्की पियो इंडेक्स, नो नो नो, ठीक है, ऐसे। फिर भारत के लिए इंडेक्स कितना है, 151, ठीक है। 151 रुपये अपन नेक में देते हैं, 151 रुपये, ठीक है ये अभी, और 151 में अपन 3 जोड़ देंगे, कौन सा 3, ये वाला ही, तो ये कितना हो जाएगा, ये 154 हो जाएगा सर। तो 154 क्या आ गया, ये 154 ये आ गया, ऐसे। तो ऐसे ही एक दूसरे से रिलेट करते हुए चीज़ों को अपन को यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा 1999, फिर देखा 388, फिर देखा भारत के लिए 151 में 3 जोड़ा था, 154। हर आंकड़े से अगला आंकड़ा निकलते जा रहा है झरने की तरह। तो कुल वस्तुएं इसमें कितनी है, 154,
भाई सूचकांक का प्रकाशन अपन पढ़ाई था फिजिकल शीट के अंदर स्लाइड में, मासिक आधार पे ही है। कुल वस्तुएं कितनी है? 154 है, ठीक है 154। अब 154 का अपन विभाजन देखते हैं, कुल वस्तु 154 का विभाजन कैसे कैसे है। सबसे पहले प्राथमिक वस्तु में क्या आता है, जैसे मिल्क आ गया, दूध, अनाज, ये जो चीज़ें हैं प्राथमिक वस्तु हैं। दूध कैसे लिखते हैं? ऐसे बड़ा हुआ आता है दूध में, समझ गए। गेहूँ कैसे लिखेंगे? गेहूँ, समझ गए, ऐसे बड़ा वो लगाना उसके अंदर, छोटा मत लगा देना। दुनिया दूध पीती है और दूध पी के ये लिखती है ये अरे दूध शक्ति बहुत है दूध में, ये दूध में शक्ति बहुत है, गेहूं में शक्ति बहुत है, ऐसे। तो ये प्राथमिक उत्पाद हो गए। विनिर्मित उत्पाद है ना, विनिर्मित उत्पाद इसको लिखते हैं अपन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और तीसरा आ रहा है ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेहक, मतलब लुब्रिकेंट्स। तो ईंधन मतलब जो फ्यूल आपने खरीदा जैसे पेट्रोल डीजल, पावर शक्ति जैसे कोयला हुआ, और लाइट के जैसे जो आपने उपकरण खरीदे ये उनकी बात है, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर है उपस्नेहक, लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो लुब्रिकेंट्स जैसे अपन देखते हैं कार वगैरह के अंदर जो ये तो लुब्रिकेंट्स, ये वो चीज़। ऐसे करके ये तीन तरह का क्लासिफिकेशन, तीन तरह के अपन वस्तु इसके अंदर, प्राइमरी, मैन्युफैक्चर और फ्यूल, पावर और लाइट। ये फ्यूल इसको बना दिया पावर, और फिर नीचे से बना दिया अपने लाइट, तो ऐसे तीनों बन गया, फ्यूल, पावर और लाइट, और लुब्रिकेंट्स लाइट से हो गया लुब्रिकेंट्स, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें वस्तुओं की संख्या जैसे अपन देखें तो सर्वाधिक संख्या प्राइमरी वस्तुओं की, सर्वाधिक। फिर है 69 और 69 किसकी? अपने विनिर्मित उत्पाद की, और उपस्नेह की 10, ऐसे करके टोटल है 154। जो इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो कि भाई संख्या बल में ज़्यादा कौन है? प्राथमिक वस्तु में। और फिर इनका अपन भारांश देखें, वेटेज देखिए कितना है, तो प्राथमिक का है 34, लेकिन विनिर्मित का है कितना? 50, सर्वाधिक। और फिर अपने फ्यूल, पावर, लाइट, लुब्रिकेंट्स का 16, ऐसे। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि सर संख्या के रूप में तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक है, और भारांश के रूप में मैन्युफैक्चर्ड। तो मतलब ये CDU ऐसे अपन को ध्यान में रखनी है, कैसे है ना। पूछेंगे नहीं कितना क्या होता है, पूछते तो संख्या वाली है 75, और ऐसे ही है कि भारांश में सबसे ज़्यादा कौन है? सेकंड नंबर वाला क्या? मैन्युफैक्चर्ड। ये क्रम याद रखना है, प्राथमिक, फिर विनिर्मित और नीचे, ऐसे, ठीक है। और 154 वस्तुएं, ये आंकड़ा याद रखना है 154। तो भारत के लिए 151 था, 3 बार मना किया था, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, तो ये 154 हो गया, यू विस्की, समझ गए ये चीज़। और देखो बार बार बोल रहा हूँ विस्की, अपने को तो बिल्कुल ही शौक नहीं, अपने को तो इस सी का शौक है, छाछ का। अब वो तो याद कराना है यार, तो इसलिए मैंने याद कराया आपको। चलो एक दूसरा वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये विनिर्मित उत्पाद, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये विनिर्मित लिखा हुआ है, ये निर्मित नहीं लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये निर्माण नहीं लिखा हुआ। ये आएगा इंडस्ट्रीज में, विनिर्माण उद्योग या और निर्माण उद्योग, है ना। तो निर्माण जो होता है ना, निर्माण, उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण जो होता है ना, इसमें वी लगा है वैसे आगे, विनिर्माण, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो कंस्ट्रक्शन में तो क्या आता है, जैसे रोड आई, ब्रिजेज आई, रेलवेज आए, पोर्ट्स आए, स्कूल्स आए, हॉस्पिटल्स आए, ये सब क्या है? ये कंस्ट्रक्शन है, समझ गए। और विनिर्माण में क्या आता है, जैसे अपन देखते हैं ये टेक्सटाइल है, ये पेन है, डेली यूज की जो वस्तुएं हैं वो सारी क्या है? वो विनिर्माण है। कॉपी है, कुछ भी देख लो, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कार्स हैं, तो कार्स का विनिर्माण होता है, कारों का निर्माण नहीं होता है, ऐसे, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ होगी वो बड़ी दिखी अपन को, ठीक है ना, व्यापक उपयोग। और ये कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो सारे विनिर्माण, टेक्सटाइल का निर्माण नहीं है, टेक्सटाइल कपड़े जो बने वो विनिर्माण, ऐसे। तो उद्योग जब अपन पढ़ेंगे ना, तो उद्योगों में आजकल सबसे ज़्यादा जो अपन देख रहे हैं ग्रोथ रेट, वो विनिर्माण उद्योग के अंदर भी बहुत अच्छी मिल रही है। और विनिर्माण उद्योग के अंदर ही आता है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ऐसे, समझ गए। तो ये विनिर्माण शब्द भी अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे करके WPI के बारे में था। आधार वर्ष 99, सूचकांक 388, भारत के लिए 151, कुल बस्ती 154, जिनका विभाजन है क्या 75, 69 और 10। और भारांश की बात करें तो सर्वाधिक भारांश है 2 नंबर वाले का, जिसमें क्या लिखा हुआ आपने? विनिर्मित उत्पाद, समझ गए। ये था तीसरे वाले पैराग्राफ में। तीसरे वाले पैराग्राफ में एक चीज और लिखी हुई है, WPI का महत्व क्या है? क्या महत्व है? सरकार द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक व अन्य आर्थिक नीतियों के निर्णय हेतु। अब जैसे व्यापार तो अपन समझते हैं ट्रेड,
राजकोषीय और मौद्रिक शब्द देख लो। राजकोषीय नीति को बोलते हैं अपन फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों में दिन रात का फर्क है ना। इकोनॉमिक्स में समझा रखा पूरा डिटेल में, लेकिन ये मोटा मोटा देख लो। राजकोषीय नीति होती है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, मौद्रिक नीति जो होती है वो आरबीआई जारी करता है, ठीक है। फिर क्या है, राजकोषीय नीति में अपन पढ़ते हैं बजट, है ना। देखो याद कैसे रहेगा राजकोषीय, तो राज जैसे अपन बोलते हैं ना यार तुम्हारे राजयोग नहीं है, राजयोग मतलब तुम्हारे सरकारी नौकरी पाने का योग नहीं है। बोलते हैं तुम तो, आप तो देख रहे हो इतने बढ़िया से, तो आपके तो राजयोग पूरा लिखा हुआ है। तो राजयोग का मतलब सरकार, सरकार का मतलब वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति होगी सरकार, फिस्कल, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति में जैसे सरकार क्या करती है, बजट जारी करती है। अपन ने देखा है इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है, और बजट है ही आगे, ठीक है। तो बजट, और इसमें किसकी बात होती है, जैसे बजट में बात होती है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है। और राजकोषीय घाटों की बात होती है, फिस्कल घाटा, उसमें अपन पढ़ते हैं जैसे प्राथमिक घाटा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं बजटीय घाटा, फिर आता है अपने पास क्या, राजकोषीय घाटा, फिर वो एक चालू घाटा अपन ट्रेड में और पढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो ट्रेड के संबंध में होता है, ठीक है। ऐसे है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं ना, उसमें आता है सीएटी, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो फिस्कल पॉलिसी में ये सब आते हैं, बजट, और बजट में कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, घाटे जो मैं अपन पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, तो उसमें सब आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या, आरबीआई जारी करता है। जैसे अपन दर्पण के अंदर आप पढ़ोगे बार बार, भाई बजट तो साल में एक बार, जबकि मौद्रिक नीति तो हर 3 महीने में, मतलब 4 बार रिव्यू होती है साल के अंदर, हर 3 महीने, मतलब हर 25% के ऊपर तिमाही पे ऊपर, तो 4 तिमाहियाँ होती हैं अपने, ठीक है। 3 चौक 12। तो आरबीआई, तो ये हर दर्पण में हर तीसरे महीने आती रहती है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा। तो उसमें जैसे क्या होता है कि जैसे मुद्रा के प्रभाव पर नियंत्रण रखा जाता है, मुद्रा के प्रभाव कि देश के अंदर कितनी मुद्रा का प्रभाव चल रहा है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति रोकनी होती है, तो अपन क्या करते हैं, उस मुद्रा के संकुचन को कम कर दे, मुद्रा का संकुचन करते हैं, मतलब मुद्रा के प्रभाव को रोकते हैं, जिससे कि लोगों के पास पैसा कम जाए, ठीक है ना। तो इस मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रण करने के जो तरीके होते हैं, बैंक रेट होता है, बीआर, सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात, आरआर होता है, रेपो रेट, ट्रिपल आर होता है, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे। तो ये सारे साधन है किसके, मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। तो बेसिक जीके में और इसका पढ़ लेंगे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा ही है। अभी इनके थोड़ा डीप चला जाएंगे, तो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा धूमिल होता है। फिर भी आप जैसे जानना चाहो तो बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को ऋण देता है, ठीक है ना। मतलब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने जिस रेट के ऊपर एसबीआई को ऋण दिया हुआ है, वो क्या है, वो बैंक रेट है। फिर अपन एसबीआई से लेते हैं लोन, जैसे मान लो मेरे को लोन चाहिए, तो मैं आरबीआई के पास थोड़ी जाऊँगा, एसबीआई के पास जाएंगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई को पैसा कौन देता है, फिर आरबीआई देती है। तो जिस दर पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, जिस दर पर, पहले यही लिख दो, यही रिजर्व बैंक और कॉमर्शियल बैंक, तो जिस दर पर आरबीआई, जिस दर पर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, तो जैसे इसमें नाम आ रहा देखो कैश, और आरआर क्या है, रिजर्व रेशियो, मतलब कैश रिजर्व रखना है। अब दो ही संस्था अपने पास, आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, ये दो ही सीन में चल रही हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो जिस दर के ऊपर कॉमर्शियल बैंक्स को अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास उधार रखना होता है, ठीक है, रिजर्व बैंक के पास उधार रखना होता है। तो मैंने गोला यहाँ लगाया, तो भाई कॉमर्शियल बैंक्स जिस दर पर अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास उधार रखती हैं वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो आर पे मैंने गोला लगा दिया। फिर होता है एसएलआर, तो वापस मैं वही आर और सी लिख रहा हूँ, लेकिन इस बार गोला लगेगा किसके ऊपर, कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर। इसी मतलब कॉमर्शियल बैंक्स, ये वो दर है जिसके ऊपर, मतलब जिस दर के अनुसार खुद बैंकों को अपनी जमाओं का अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। भाई दोनों में आर, इसमें आर आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, तो रिजर्व रेशियो है दोनों। तो ये वैधानिक तरलता अनुपात है कि इतनी तरलता आपको बनाए रखनी है। तरलता का मतलब होता है कि कितना कैश आपके पास है। जैसे मेरी जेब में भी 100 रुपये है बाई चांस, तो मैं बोलूँगा मेरी जेब की तरलता 100 रुपये है, ठीक है, ये मतलब है लिक्विडिटी। तो कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जिसपे कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा, अपना पैसा आरबीआई के पास उधार रखना होता है, रिजर्व रखना होता है, एक तरह से रिजर्व, उधार नहीं बोलेंगे, रिजर्व। और संवैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिस रेशियो पे कॉमर्शियल बैंक्स को अपनी जमाओं का अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, वो है एसएलआर। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे भाई
कि कभी कोई पैसा जैसे डूबने लगे बैंक, तो भाई अपने को पता होना चाहिए कि भाई SLR इतनी है तो अभी डूबेगा तो इतने से ये अपना पैसा चुका देगा। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कंज्यूमर्स को कि भाई बैंकों में आप देखो कॉन्फिडेंस देखो क्योंकि इसका CRR और SLR ये है ऐसे। रिजर्व फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट वो होती है वही जिसपे कि RBI कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट वो होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक से RBI पैसा वापस लेता है ऐसे, ठीक है। तो ये RC आपको हमेशा ऐसे लिखना है। देखो मैंने सब में RC लिखा हुआ, R RBI बैंक और C कॉमर्शियल बैंक। अभी एरो का ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक रेट पे पैसा जाता है RBI से कॉमर्शियल बैंक्स की तरफ, ठीक है ना। ये ऐसे इसमें रंग देख लो, ये ऐसे ये रंग डाल रहा हूँ ऐसे इधर की तरफ। रेपो रेट में भी जाता है RBI से कॉमर्शियल बैंक की तरफ, लेकिन बैंक दर के अंदर जो अवधि होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा इन द सेंस कि वो 1 साल से ज़्यादा होती है, और इसके अंदर कम समय के लिए होती है, मतलब सॉरी ये 3 महीने या 1 साल से कहीं होती है, और ये 3 महीने से कम के लिए जब पैसा चाहिए तो RBI से जब वो पैसा जाता है कमर्शियल बैंक से 3 महीने से कम अवधि पे, तो उसमें रिजर्व रेट रखती है। और रिवर्स रेपो रेशियो क्या उल्टा हो गया कि पैसा जा रहा है कमर्शियल बैंक से RBI के पास, ठीक है। CRR के अंदर कमर्शियल बैंक्स अपना जमा रखते हैं रिजर्व बैंक के पास, और SLR के अंदर क्या है कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ही रखना होता है पैसा जमा, जितनी जमा है। जैसे मान लो SLR 10% है तो मेरे पास कुल जो सेविंग्स के रूप में पैसों की जमा 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 10% मतलब 10 रुपये मैं हमेशा अपने पास रखूँगा एज ए बैंक के रूप में। तो जिससे कंज्यूमर को पता लगे कि कल कोई बैंक डूब भी जाता है तो 10 रुपये उससे वो चुका देगा लोगों के पैसे मेन में ऐसे, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, ये चीज़ है ना। अब स्टूडेंट देखता है कि सर ये WPI वाला वीडियो बड़ा हो गया, तो तुम वो भी तो देखो उसमें क्या क्या चीज़ मिल गई। सूटकेस भर गया तो पहले ये तो देखो कितने कपड़े उसके अंदर आ गए। वजन होता है सूटकेस में तो फिर कपड़े भी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से है, ठीक है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अगला महत्व WPI का, वित्त संस्थानों, उद्योगों तथा व्यापार मंडलों द्वारा अप्रूव्ड। वित्त संस्थान कैसे, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विश्व की सबसे जो बड़ी है वो S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। भारत की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो क्रेसिल है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, है ना। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ये भारत की है। तो ये क्या, ये बताती हैं कि भाई देश की कोई बैंक की या कोई कंपनी किधर की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक ये अपने अनुमान देते हैं, है कि नहीं। जैसे अपन देखते हैं कि इनकी प्रकाशन का किताब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ना। वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनल मतलब IMF पब्लिश करता है अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है कि नहीं। जैसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये सारा पब्लिकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, समझ गए, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ओके समझ लो। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये IMF जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। स्टूडेंट क्या देखता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड बैंक ही जारी करेगा तो वर्ल्ड में वर्ल्ड चिपका देता है, ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है ना। वर्ल्ड के अंदर I चिपकाना है अपन को, ठीक है। वर्ल्ड W से तो वर्ल्ड और इसके साथ अपन को लगा देना I, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं। कन्फ्यूजन कैसे जाता है, वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक दोनों वर्ल्ड आ रहा है, नहीं, यही तो इसका क्वेश्चन का कमाल है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है IMF, तो ये प्रयोग करते हैं सब इंडेक्सेस वगैरह को। फिर व्यापार मंडल है, जैसे CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, FICCI है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचेम है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1920 में स्थापना हुई, और नेस्कॉम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये जो भारत के निर्यातक है सॉफ्टवेयर निर्यातक, जैसे सिरमौर है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, फिर इन्फोसिस, देन विप्रो, इनका संगठन है। तो ये व्यापार मंडल है। तो जैसे अपन प्राचीन भारत में पढ़ते हैं ना श्रेणी व्यवस्था, गिल्ड्स, तो गिल्ड्स क्या थे कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए थे उनको अपन गिल्ड्स बोलते थे। अनेक जातियों के लोग थे लेकिन वो उनको जोड़ने वाला जो कारक था वो एक तरह का व्यापार था। तो विभिन्न जातियों या विभिन्न वर्णों के लोग जो एक तरह का व्यापार करते हों वो श्रेणी व्यवस्था कहलाती थी। तो कहना मतलब श्रेणी व्यवस्था का आधार जाति व्यवस्था नहीं थी, व्यापार था। तो अपन पढ़ते हैं जैसे आटा पीसने वालों की श्रेणियाँ, हाथी दांत का काम आइवरी करने वालों की, आइवरी का काम करने वालों की श्रेणियाँ, तेल निकालने वालों की श्रेणियाँ, मंदसौर में जो अपन देखते हैं, ऐसे गंधिकों की श्रेणियाँ। गांधी के जो महात्मा गांधी जो गांधी लेता है वो गंधिक मतलब परफ्यूम के व्यापारी, पर उनके पूर्वज परफ्यूम का व्यापार करते थे, इस श्रेणी से जुड़े हुए थे, तो वो गंधिक से गांधी बना है वो ऐसे।
जवाहरलाल नेहरू का जो अपन परिवार देखते हैं तो वो श्रीनगर कश्मीर में झेलम नदी के किनारे नहर थी, उसके किनारे रहा करता था, तो वो नेहरू नाम पड़ा हुआ है ऐसे। फिर वो बाद में लखनऊ आ गए, इधर शिफ्ट हो गए, फिर दिल्ली आ गए, तो वो नेहरू परिवार था। तो नहर के किनारे रहते थे नेहरू। श्रीनगर, झेलम बताया था मैंने, जम्मू एंड कश्मीर, हैगाम, बारामूला है, और ओकेसर श्रीनगर, वेटलैंड में पड़े थे ना अभी वहाँ, तो नहर के कारण नेहरू आया, इसलिए कांग्रेस का लगा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर से, खासतौर पर कश्मीर से। ठीक है, तो ये चीज़ है। कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई गांधी परिवार, यार गांधी का मतलब क्या, आज गांधी है, फिर पहले भाई निकले तो वहीं से हैं सारे अपने, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वो सब उनके पूर्वज बिलोंग करते थे कश्मीर से ऐसे। तो मोदी का कहना था कि भाई 370 किसकी देन थी, ये गांधी परिवार की देन थी ऐसे, तो जुड़ा हूँ, समझ गए। तो ये अपन को देख लेना है। तो ये देखो CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना, अलग अलग व्यापार करने वाले एक ही लोग, मतलब विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग जो एक ही व्यापार करते हो। फिर फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, है ना, फुल फॉर्म ध्यान होना चाहिए। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ऐसे है ना, एक है सॉफ्टवेयर का है, एक है सर्विस का है, ऐसे है। तो ये सारे व्यापार संगठन है। CII की स्थापना 1895 में, फिक्की 1927, एसोचैम 1920, तो सबसे पुराना कौन सा है, अपने CII है, देन एसोचैम है, देन फिक्की है, नेस्कॉम 1988। समझ गए। तो ये व्यापार मंडल, व्यापार संगठन ये हैं सारे, CII, फिक्की, ये बहुत आते हैं जब अपन करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। एसोचैम, CII और फिक्की तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनका नाम अपन को ध्यान में रखना है। फिर आते हैं WPI का महत्व है कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में सापेक्ष परिवर्तन को काउंट करता है, रिलेटिव चेंज को। बताया था मैंने, आज एक साल पहले ये भाव था, आज ये भाव है, तो परिवर्तन कितना हुआ, घटा है, बढ़ा, परिवर्तन प्लस भी परिवर्तन होता है, माइनस भी परिवर्तन होता है, दोनों परिवर्तन होता है, उसको काउंट करता है। विभिन्न वस्तुओं, जैसे प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित उत्पाद देखिए तो वही ईंधन, शक्ति, व उपस्नेक, प्रकाश, मिसिंग, प्रकाश, उनके रिलेटिव चेंजेस को ज्ञात करता है। राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की तुलनात्मक अध्ययन करता है। अपने क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इसी को बोलते हैं अपन प्राइसेस को परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, यह है परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, PARITY, पैरिटी, परचेजिंग, PURCHASING, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति का ये तुलना करता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये परचेजिंग पावर तो आप समझ गए, क्रय शक्ति। ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या बोलता है, जैसे मान लो ये एक सेव है, तो ये एक सेव इंडिया के अंदर कितने में आता है और यही सेव USA के अंदर कितने में आएगा। तो परचेजिंग पावर में पैरिटी एस्टैब्लिश करता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक सेव की कीमत भारत में कितनी है, अब जैसे मान लो भारत में एक सेव की कीमत होगी 20 रुपये, वहाँ अपन जैसे देखते हैं तो यही कीमत में, यही अपन को मिला $1 के अंदर, तो $1 करीबन और एवरेज 100 रुपये का जैसे चलता है, तो यही सेव अमेरिका के अंदर अपन खरीदेंगे तो 100 रुपये की आएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है ना, इसकी तुलना होती है। तो इसका आधार क्या होता है, वो WPI इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो उसको अपन वैसे बोलेंगे, लेकिन याद क्या रखना अपन को, WPI क्या है, विस्की PO इंडेक्स, है ना। विस्की से कैसे याद रहेगा, विस्की पियोगे, नो सर, विस्की पियोगे, नो सर, विस्की पियोगे, नो सर, है ना। और 1999, 3 बार आपने नो बोला, तो ये WPI का आपको क्या ध्यान हो गया, इससे इंडेक्स, इसका बेस ईयर जो है ना, इस इंडेक्स का बेस ईयर, वो अपन को ध्यान आ गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलोगे तो याद नहीं रहेगा, विस्की पीना कोई अच्छी बात नहीं है, जो आप यस सर बोलो तो आपको नो ही बोलना है, नो सर, नो सर, नो सर। और फिर आपने 3 बार बोला, तो 3 बार मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मना करते गए तो मेरा ये जो बोलने का जो प्रभाव था वो कम होता गया। तो 388 क्या हो गया, अपने इसका वर्तमान में सूचकांक है। फिर 151 क्या है, भारत में जो सूचकांक चल रहा है इसका वो है, ठीक है। फिर 3 जोड़ देंगे तो ये हो गया 154। 154 क्या आ गया, 3 ये जोड़ा ना, ये 3 इसमें जोड़ा, 154 क्या आ गया, टोटल आइटम्स आ गए। वो आइटम्स कैसे थे, 74 थे, 69 था और 10 था। सर्वाधिक संख्या में ये है और सर्वाधिक वेटेज में मैन्युफैक्चर्ड है। संख्या में तो प्राथमिक है, मैन्युफैक्चर्ड में 50 है। देखो मेरे को ही याद हो गया, जबकि मुझे तो एग्जाम में नहीं देना,
तो ये याद कैसे हुआ? इंटरेस्ट से पढ़ने से, टाइम देने से, समझने से, एक उसमें जो एक पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न को पकड़ने से। हवा में बात करने से नहीं होता कुछ। समझ गए? तो ये था अपने WPI के बारे में अपन ने देखा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, नो 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 सर, तो क्या अरे नो नो में ही आ गया वो, नो नो नो, विस्की मत पिलाओ, वैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अभी तक अपन ने होलसेल की बात करी। होलसेल का मतलब क्या? मंडी के भाव। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब गली के भाव। उसमें कंज्यूमर क्यों लगा? क्योंकि सर वो रिटेलर से जुड़ा हुआ, और रिटेलर कंज्यूमर से जुड़ा हुआ। 1 किलो भिंडी खरीदनी है तो मंडी नहीं जाऊंगा, रिटेलर के पास जाऊंगा गली में। समझ गए? तो ऐसा है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने CPI। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे? ये सॉरी CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये चीज़ है।